ये आप लोगों का जो सवाल है ये कौन से ईयर का है? समर 2016 का क्वेश्चन नंबर 3 है। समर 2016 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। चलें इस सवाल को सॉल्व करते हैं और बड़ा फोकस से सॉल्व करिएगा, समझ समझ के। मुश्किल सवाल है, ठीक है, मुश्किल सवाल है। इसमें लिखा हुआ है एफिशिएंट कंपनी लिमिटेड कंज्यूम्स 375 यूनिट्स ऑफ अ रॉ मटेरियल पर डे। ये डेली कंजम्पशन है। द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज ₹20,000 per unit. 5 units of the raw material are used for producing each unit of product ZYX, which is sold to a single customer. Deliveries to the customer are made on a daily basis. Daily basis पर जो है वो चीज़ें डिलीवर करी जाती हैं. When ECL is unable to deliver the product due to any reason, the sale is lost and a penalty of ₹50,000 per day has to be paid under the agreement with the customer. ECL earns a contribution margin of ₹5,000 per unit of product ZYX. ठीक है, देखो अगर हम इस पहली वाली इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें, अगर हम इस पहली वाली इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें तो हमारे पास हमारा जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है उसकी हमारे पास एनुअल डिमांड मौजूद है। एनुअल डिमांड कितनी होगी? आपने एज्यूम करना है कि साल में 360 डेज़ हैं। आपने एज्यूम करना है कि साल में 360 डेज़ हैं। तो अगर साल में 360 डेज़ हैं, अगर साल में 360 डेज़ हैं और डेली आपकी जो कंजम्पशन है, आपकी डेली कंजम्पशन कितनी है बेटा? आपकी एक दिन की डेली कंजम्पशन कितनी है? 375 यूनिट्स है। एक दिन में आप 375 यूनिट्स इस्तेमाल करते हो। अगर पूरे साल में आपके पास 360 डेज़ हैं, आई रिपीट, अगर आप एक दिन में 360 यूनिट्स इस्तेमाल करते हो और आपके पास 375 यूनिट्स इस्तेमाल करते हो और आपके पूरे साल में 360 डेज़ हैं, तो आपकी डेली जो कंजम्पशन है पूरे साल की वो 135,000 यूनिट्स बनती है, एनुअल डिमांड। The following details are also available. After considering all aspects, the management has worked out the economic order quantity as 5,400 units. Safety stock of 225 units of product ZYX and 750 units of the raw material is maintained. The minimum and the maximum delivery time is 30 days and 45 days respectively. A में बोलता है compute the stock out cost per annum if 8% of all raw material orders are delayed by 12 days and 4% of all orders are delayed by 15 days. देखो ये हमारी एनुअल डिमांड है। अच्छा, हमारा EOQ भी हमें पता है। हमारा EOQ सवाल में 5,400 यूनिट्स है। अगर ऐसा है, अगर मुझे ये पता हो पूरे साल में 135,000 चीज़ें चाहिए और अगर एक वक्त पर मैं 5,400 चीज़ें मंगवाऊँगा तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कैसे आ जाएंगे? नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के लिए आप एनुअल डिमांड को यानी कि 135,000 को 5,400 से डिवाइड कर दो। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के लिए आप 135,000 को 5,400 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चलेगा कि आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जो है ना वो 25 हैं। इसका मतलब आप एक साल में 25 बार चीज़ें मंगवाते हो। इसका मतलब ये हो गया कि आप एक साल में 25 बार चीज़ें मंगवाते हो। एक साल में आप 25 बार चीज़ें मंगवाते हो। सवाल की रिक्वायरमेंट ये कहती है कंप्यूट द स्टॉक आउट कॉस्ट पर एनम इफ़ 8% ऑफ ऑल रॉ मटेरियल ऑर्डर्स आर डिलेड बाय 12 डेज। अगर इसमें से 8% ऑर्डर्स 12 दिन से डिले हो जाते हैं एंड 4% ऑफ ऑल ऑर्डर्स आर डिलेड बाय 15 डेज। तो अगर पूरे साल में 25 ऑर्डर्स हैं, अगर पूरे साल में 25 ऑर्डर्स हैं, अगर पूरे साल में 25 ऑर्डर्स हैं और 8% ऑर्डर्स जो हैं वो डिले हो जाते हैं 12 दिन से, 8% ऑर्डर्स जो हैं वो डिले हो जाते हैं 12 दिन से, तो आपके पास वो ऑर्डर्स, इन 25 में से वो ऑर्डर्स जो डिले हो जाएंगे 12 दिन की वजह से, 12 दिन जिनका डिले आएगा, 12 दिन बाद जो ऑर्डर आएगा, बात को सुन रहे हो? जो देखो पूरे साल में 25 ऑर्डर्स हैं, पूरे साल में 25 ऑर्डर्स हैं, लेकिन वो ऑर्डर्स जो 12 दिन से डिले हो जाएंगे, ऐसे ऑर्डर्स 8% होंगे। 25 का 8% बनता है 2।
तो 2 बार ऐसा होगा साल में कि चीज़ें 12 दिन लेट मिलेंगी। और ऑर्डर्स डिले बाई 15 डेज। ऑर्डर डिले बाई 15 डेज कितने होंगे बताओ? कोई प्यारा बच्चा, जो प्यारा वाला बच्चा है, वो प्यारा वाला बच्चा ज़रा हाजिर होकर मुझे बताए कि कितने ऐसे ऑर्डर्स होंगे, कितने ऐसे ऑर्डर्स होंगे जो डिले होंगे बाई 15 डेज। ठीक है भाई, कोई प्यारा वाला बच्चा बता सकता है? और बच्चों काइंडली इसको कॉपी करो, एक अच्छा सवाल है, एक मुश्किल सवाल है, आप लोगों का इस सवाल को करना जो है वो लाजमी ज़रूरी है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा जी, 25 ऑर्डर्स हैं टोटल पूरे साल में। और अगर मैं ये कहता हूँ कि 4% ऑर्डर्स जो हैं, 4% ऑर्डर्स जो हैं, 4% ऑर्डर्स जो हैं वो डिले होंगे 15 दिन से, तो 25 का हम ले लेते हैं 4%। इसका मतलब साल में एक ऑर्डर होगा, इसका मतलब साल में एक ऑर्डर ऐसा होगा जो डिले हो रहा होगा और वो 25 दिन डिले हो रहा होगा। बात समझ में आ गई? 2 ऑर्डर्स ऐसे होंगे जो 12 दिन डिले हो रहे होंगे, एक ऑर्डर ऐसा होगा जो 15 दिन डिले हो रहा होगा आउट ऑफ 25 ऑर्डर्स। सही है ना? ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब एक और वर्किंग कर लेते हैं, एक और वर्किंग कर लेते हैं। देखो सवाल में ये लिखा हुआ था, एफिशिएंट कंपनी लिमिटेड कंज्यूम्स 375 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। एक दिन में 375 यूनिट्स कंज्यूम होते हैं। द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज 20,000। रॉ मटेरियल की कॉस्ट 20,000 होती है। 5 यूनिट्स ऑफ द रॉ मटेरियल आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ZYX विच इज सोल्ड टू अ सिंगल कस्टमर। मुझे बताओ डेली प्रोडक्शन कितनी होगी? डेली प्रोडक्शन ऑफ ZYX, डेली प्रोडक्शन ऑफ ZYX कितनी होगी? एक दिन में ZYX कितने बनेंगे? हाँ भाई प्यारे बच्चों, एक दिन में ZYX कितने बनेंगे? 375 यूनिट्स रॉ मटेरियल के कंज्यूम होते हैं और फिनिश गुड्स के एक यूनिट या ZYX का एक यूनिट बनाने के लिए आपको 5 यूनिट्स रॉ मटेरियल के चाहिए होते हैं। एक दिन में 375 यूनिट्स रॉ मटेरियल के इस्तेमाल करते हो और फिनिश गुड का एक यूनिट बनाने के लिए 5 यूनिट रॉ मटेरियल के चाहिए होते हैं। फिनिश गुड का नाम ZYX है, तो इसका मतलब एक दिन में 375 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 75 ZYX बनते हैं। डिलीवरीज टू द कस्टमर्स आर मेड ऑन अ डेली बेसिस। व्हेन ECL इज अनेबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट ड्यू टू एनी रीजन, the sale is lost and a penalty of 50,000 per day has to be paid under the agreement with the customer. ECL earns a contribution margin of 5,000 per unit of product ZYX. अब देखो एक दिन में मैं 75, एक दिन में जैसे कि मैंने इधर कैलकुलेट किया 75 ZYX बनाकर और कस्टमर को बेचता हूँ। अब मैं एक दिन की बात करता हूँ, अगर मैं कस्टमर को किसी एक दिन चीज़ें नहीं दे सका तो मेरा नुकसान कितना होगा बताओ? अगर मैं कस्टमर को, मेरा सवाल गौर से सुनो, अगर मैं कस्टमर को किसी भी एक दिन उसको चीज़ें नहीं पहुंचा सका, अगर मैं कस्टमर को किसी भी एक दिन चीज़ें नहीं पहुंचा सका तो मेरा नुकसान कितना होगा? अगर मैं कस्टमर को चीज़ें नहीं पहुंचा सका तो इसका मतलब मैं उसको 75 ZYX के यूनिट्स नहीं बेच सकूंगा और हर ZYX के यूनिट पर, हर ZYX यूनिट पर जो 5,000 रुपये मैं कंट्रीब्यूशन कमाता हूँ वो कंट्रीब्यूशन मैं नहीं कमा पाऊंगा। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अगर मैं किसी एक दिन चीज़ें बनाकर कस्टमर को नहीं बेच सका तो 75 चीज़ें जो एक दिन में बनती हैं वो उसको नहीं दे सकूँगा। हर चीज़ पर मैं 5,000 कमाता था तो 75 चीज़ों के 5,000 रुपये के हिसाब से जो पैसे बनते हैं वो नहीं कमा सकूँगा। और साथ में मेरा जो ये कस्टमर है वो बोलता है कि अगर आप किसी दिन हमें चीज़ें नहीं दे सकोगे तो हम आपको 50,000 रुपये की पेनल्टी लगाएंगे। तो एक तो मैं 75 यूनिट उसको नहीं बेच सकूंगा, उसके हिसाब से 5,000 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं कमा सकूंगा। दूसरा 50,000 रुपये की पेनल्टी भी मुझे देनी पड़ेगी, 50,000 रुपये की पेनल्टी भी मुझे देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4,25,000 रुपये का मुझे नुकसान होगा।
4,25,000 रुपये का मुझे एक दिन का नुकसान होगा अगर एक दिन मैं अपने कस्टमर को चीज़ें नहीं दे सका। अगर एक दिन मैं अपने कस्टमर को चीज़ें नहीं दे सका तो मुझे 4,25,000 रुपये का टोटल नुकसान भरना पड़ेगा। 50,000 रुपये की पेनल्टी और 75 यूनिट्स उसको नहीं बेच पाऊंगा जिस पे हर यूनिट पे मैं 5,000 रुपये कमाता था। अगली बात आती है ये आती है कि देखो 8% चांसेस हैं 8% चांसेस हैं कि जो ऑर्डर है ना वो 12 दिन डिले हो जाएगा और 4% इस बात के चांसेस हैं 4% इस बात के चांसेस हैं कि जो ऑर्डर है ना वो 15 दिन डिले हो जाएगा, यानी कि जो मंगवाने की तारीख है उससे 12 दिन या 15 दिन बाद आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर ऑर्डर लेट आएगा जो आपने सोचा था उससे अगर 12 दिन लेट आएगा तो होगा क्या, आपके पास 12 दिन का सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। आपके पास 12 दिन का सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। गौर से ज़रा सवाल सुनना। देखो इसमें लिखा हुआ है सेफ्टी स्टॉक ऑफ 225 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ZYX एंड 750 यूनिट्स ऑफ द रॉ मटेरियल इज मेंटेन्ड। मैं सेफ्टी स्टॉक रखता हूँ कितना, 225 यूनिट्स जो है वो प्रोडक्ट ZYX के रखता हूँ, 750 यूनिट्स रॉ मटेरियल के रखता हूँ अपने सेफ्टी स्टॉक में। अच्छा देखो, अगर चीज़ें 12 दिन लेट हो जाती हैं, कस्टमर को एक दिन में 75 चीज़ें देनी है। अब ज़रा इसको यूँ सोचो कि तुम्हारे पास जो है वो 225 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक है। तुम्हारे पास 225 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक है फिनिश गुड का। कस्टमर को एक दिन में 75 चीज़ें देनी होती हैं। तो इसका मतलब अगर मैं लेट हो जाता हूँ, अगर मैं 12 दिन लेट हो जाता हूँ तो 75 चीज़ें उसको एक दिन में देनी होती है। मेरे पास फिनिश गुड्स में सेफ्टी स्टॉक मौजूद है 225 यूनिट्स का और मैं उसको सेफ्टी स्टॉक से 75 3 दिन का माल पहुँचा सकता हूँ। आई रिपीट, मेरे पास सेफ्टी स्टॉक में 225 यूनिट ZYX के मौजूद है। कस्टमर को डेली 75 यूनिट देना है तो मैं 3 दिन का माल उसको दे सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास 225 यूनिट्स फिनिश गुड्स के ZYX के सेफ्टी स्टॉक में मौजूद है तो मैं उसको 75 3 दिन का माल पहुँचा सकता हूँ। पहली बात। दूसरी चीज़ मेरे पास 750 यूनिट जो है ना वो रॉ मटेरियल के भी पड़े हुए हैं। रॉ मटेरियल से क्या बनता है, फिनिश गुड्स बनता है। अच्छा, हमने ये देखा कि 375 रॉ मटेरियल, अगर 375 रॉ मटेरियल के यूनिट होते हैं और एक यूनिट में 5 किलो लगता है, एक यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल के 5 हिस्से लगते हैं, एक फिनिश गुड बनाने में रॉ मटेरियल के 5 यूनिट्स लगते हैं, तो 375 किलो में 75 यूनिट्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे तो फिनिश गुड्स बेचने हैं ना, फिनिश गुड्स का मतलब ये है कि मुझे डेली अपने कस्टमर को 75 यूनिट देना है। या आप ये कह सकते हो कि हर यूनिट में क्योंकि 5 किलो रॉ मटेरियल या 5 यूनिट रॉ मटेरियल लगता है तो 375 रॉ मटेरियल देना है। अगर मेरे पास रॉ मटेरियल के 750 यूनिट्स पड़े हुए हैं तो पहले दिन में 375 यूनिट्स इस्तेमाल करूं, दूसरे दिन में 375 यूनिट्स इस्तेमाल करूं और उसे 75 फिनिश गुड्स बनाकर अपने कस्टमर को दे सकता हूं। आई रिपीट, अगर मेरे पास सेफ्टी स्टॉक में 750 यूनिट्स रॉ मटेरियल के पड़े हुए हैं, अगर मेरे पास फिनिश रॉ मटेरियल के 750 यूनिट्स पड़े हुए हैं तो उनसे मैं 375 पहले दिन और 375 यूनिट दूसरे दिन रॉ मटेरियल के इस्तेमाल कर 75 यूनिट फिनिश गुड्स के बनाकर अपने कस्टमर को दे सकता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऑर्डर 12 दिन से लेट होगा तो मुझे नुकसान 12 दिन का नहीं होगा, क्योंकि 3 दिन मैं अपना फिनिश गुड्स का सेफ्टी स्टॉक चला लूँगा और 2 दिन मैं अपने रॉ मटेरियल के सेफ्टी स्टॉक को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर कस्टमर को चीज़ें पहुंचा दूंगा। यानी कि मुझे जो नुकसान होगा या जो डिले होगा या जो मुझे नुकसान होगा जिन दिनों में मैं नहीं कमा सकूंगा, ऐसे 7 दिन है। इसी तरह से 4% चांसेस थे कि ऑर्डर जो है वो 15 दिन डिले हो जाए। अगर ऑर्डर 15 दिन डिले हो जाएगा तो 3 दिन का मेरे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ है जो मैं अपने कस्टमर को दे सकता हूँ और मेरे पास 2 दिन का इतना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है कि उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर अपने कस्टमर को दे सकूं। तो मुझे डिले की वजह से नुकसान होगा, अलबत्ता 15 दिन का नहीं,
मुझे 10 दिन का नुकसान होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, देखो पहले केस में मैंने ये क्या किया, नंबर ऑफ डेज लॉस्ट या नंबर ऑफ डेज जो आपके जो है वो नुकसान में गए। समझ रहे हो बात को? 8% चांसेस है 12 दिन जो है वो ऑर्डर डिले हो जाए। 3 दिन का माल तो मेरे पास फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है, वो दे दिया। 2 दिन का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, वो दे दिया। फिर भी 7 दिन का नुकसान होगा। 15 दिन चीज़ें लेट हो जाए, 3 दिन का माल पड़ा हुआ है फिनिश गुड्स में, वो दे दिया। 2 दिन का माल पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल में, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर वो दे दिया। 10 दिन नुकसान होगा। सही है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 12 दिन, पूरे साल में 25 ऑर्डर हैं ये हमने गिना, और 25 में से कितनी बार ऐसा होगा कि ऑर्डर 12 दिन डिले हो? कितनी बार ऐसा होगा कि ऑर्डर 12 दिन डिले हो? 2 बार होगा ना, हमने कैलकुलेट किया शुरू में। 2 बार ऐसा होगा, है ना? तो पूरे साल में 2 बार ऐसा होगा, पूरे साल में 2 बार ऐसा होगा कि चीज़ें 12 दिन डिले हुई हो। पूरे साल में 1 बार ऐसा होगा कि चीज़ें 15 दिन डिले हुई हो। पूरे साल में 2 बार ऐसा होगा कि चीज़ें 12 दिन डिले हुई हो। पूरे साल में 1 दिन ऐसा होगा कि चीज़ें जो है वो 15 दिन डिले हुई हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 बार मुझे 7-7 दिन का नुकसान होगा, और 1 बार मुझे 10 दिन का नुकसान होगा। 2 बार मुझे 7-7 दिन का नुकसान होगा, और यानी कि 14 दिन, और 1 बार मुझे 10 दिन का नुकसान होगा, यानी कि टोटल जो नुकसान मुझे इन टर्म्स ऑफ डेज होगा वो 24 बार होगा। पूरे साल में 24 बार नुकसान होगा। और मैंने ये देखा है कि अगर एक दिन मैं डिले कर देता हूँ चीज़ों को, अगर एक दिन मुझसे चीज़ें डिले हो जाती हैं तो मुझे 4,25,000 रुपये का नुकसान होता है पूरे साल में। अगर 24 दिनों के लिए ऐसा नुकसान होगा तो 4,25,000 का 24 बार, 4,25,000 का 24 दिनों में नुकसान होगा पूरे साल में। यानी कि एनुअल नुकसान जो मुझे भरना पड़ेगा वो हो जाएगा तकरीबन, ये जितना भी आंसर आ रहा हमारा, 10.2 मिलियन। ठीक है, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, बहुत ही अच्छा सवाल है, तो काइंडली आप पार्ट ए को दोबारा से करिएगा। अगर आप बीच में आए हैं तो जाहिर है कि आपको फ़िलहाल इतनी ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, बट ये मैंने पार्ट ए सॉल्व किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फ़ौरन ही इस पार्ट को कंप्लीट भी कर लीजिएगा। आप लोग फ़ौरन ही इस पार्ट को कंप्लीट भी कर लीजिएगा। ठीक है, हमने ये देखा कि एक दिन में नुकसान अगर होता है तो कितने का होता है, 4,25,000 का नुकसान होता है। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेज में हम देखें कि कितने दिनों का नुकसान हो रहा है, तो वो भी हमने अपने पास कंप्यूट कर लिया। ठीक है, मैं इस फाइल को ज़रा सेव कर लूँ। आप लोगों के कमेंट्स काइंडली आप लोग लिखें ताकि मैं उसको एड्रेस कर दूँ और फिर दूसरे पार्ट पे बढ़ें। अच्छा जी, तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया ए का। बी देखते हैं, डिटरमाइन द रिवाइज्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ कंजम्पशन इंक्रीजेस टू 480 यूनिट्स पर डे, ordering cost increases by 50%, holding cost decreases by 25%, and safety stock of raw material is increased by 20%। यानी कि हमें नया ईओ क्यू ढूंढना है, नया ईओ क्यू या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ढूंढना है अगर कंजम्पशन अब 480 यूनिट्स हो जाए। यानी कि अब डिमांड एनुअल क्या होगी मुन्ना? एनुअल डिमांड क्या हो जाएगी अगर कंजम्पशन एक दिन की 480 हो जाए? तो एनुअल डिमांड क्या होगी बताओ? 172,800। 172,800। एक दिन में 480 यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। काइंडली अपने कैमरे का ख्याल रखें, कैमरा ऑफ कर लें। हाँ, एक दिन में 480 यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और साल में कितने दिन है? 360। साल में 360 डेज एज्यूम करना है। तो 480 यूनिट्स अगर एक दिन में इस्तेमाल होता है और साल में 360 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं तो 172,800। ठीक है, 172,800 यूनिट्स पूरे साल में इस्तेमाल हो रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को 1 मिनट सोचने का दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को 1 मिनट सोचने का दे रहा हूँ। सोचिए, समझिए, कोशिश करिए क्या आप लोग ज़रा ईओ क्यू कैलकुलेट कर सकें। मैं 1 मिनट देता हूँ सोचने का, फिर मैं सॉल्व करता हूँ।
चलें जी आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने कुछ सोचा होगा, और पहले भी मैंने ये सवाल दे दिया था सुबह से, तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा और शायद हो नहीं रहा होगा। एनीवेज देखिए क्या करना है। देखो हमें पता है कि EOQ कैसे आता है, टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इनटू डिमांड, 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू डिमांड डिवाइडेड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, और ये सब आता है पावर 0.5 पे या अंडर रूट पे, इज इक्वल्स टू करंट EOQ कितना है, अभी EOQ कितना है, अभी EOQ दिया हुआ है सवाल में 5400 यूनिट्स। यानी कि देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यूँ लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग मल्टीप्लाइड बाय डिमांड, करंट डिमांड कितनी है, अभी की डिमांड कितनी है कोई बताएगा? अभी जो है वो 360 डेज इंटू 375 यूनिट्स एक दिन का इस्तेमाल, 135,000 डिमांड है। 135,000 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पावर 0.5 इज इक्वल्स टू EOQ यानी कि 5400। अब ज़रा इसको सॉल्व करो, ज़रा इसको आप लोग जो है ना वो सॉल्व करो। सॉल्व इस तरह से करो कि ये जो रूट 0.5 है या पावर 0.5 है, ये जो पावर 0.5 है, ये जो पावर 0.5 है, ये पावर 0.5 सीधे हाथ पर आएगी तो 5400 का स्क्वायर हो जाएगा। 5400 का स्क्वायर कितना होता है? 5400 का स्क्वायर कितना होता है? 73.48। नहीं बेटा, 5400 का आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट नहीं करोगे। ये जो पावर यहाँ पर 0.5 है सीधे हाथ पर जब जाएगी तो वो पावर 2 हो जाएगी। अगर लेफ्ट साइड पर पावर 1/2 है तो सीधे हाथ पर पावर 2 हो जाएगी। 5400 पावर 2, यस, 29160,000। अब अच्छा एक काम करते हैं, 2 इंटू 135,000 हो जाएगा 2,70,000। 2,70,000 इंटू O डिवाइडेड बाई H, 2,70,000 इंटू O डिवाइडेड बाई H। O और H आपको नहीं पता, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं पता, होल्डिंग कॉस्ट नहीं पता। 2 इंटू 135,000 270,000 बनता है। जो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पावर स्क्वायर रूट थी वो राइट साइड पर गई, पावर 2 बन गई। यार लेफ्ट साइड पे जो पावर 0.5 थी राइट साइड पे गई, वो पावर 2 बन गई। तो 5400 की पावर 2 जो है वो 29160,000। अच्छा, O डिवाइडेड बाई H, O डिवाइडेड बाई H, O डिवाइडेड बाई H इज इक्वल्स टू 29160,000 को 270,000 से डिवाइड करो। 29160,000 को 270,000 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 108 आएगा आंसर। सही है। देखो आपको इस सवाल में ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है? नहीं। आपको इस सवाल में होल्डिंग कॉस्ट पता है? नहीं। लेकिन आपको पता है कि करंट ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 108। आई रिपीट, आपको सवाल में ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं पता है, आपको सवाल में होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि करंट ऑर्डरिंग डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 108। ठीक है, करंट ऑर्डरिंग डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 108, यह आपको पता है। अब इसने ये कहा है डिटरमाइन द रिवाइज्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ कंजम्पशन इंक्रीजेस टू 480 यूनिट्स पर डे, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 50%, होल्डिंग कॉस्ट डिक्रीजेस बाय 25% एंड सेफ्टी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इंक्रीज बाय 20%। जरा गौर से देखना, आपको ये पता है ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट करंटली इज इक्वल्स टू 108। आपको ये पता है कि आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 50% से बढ़ जाएगी, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1.5। ठीक है, जितनी भी ऑर्डरिंग कॉस्ट करंट है, जितनी भी करंट ऑर्डरिंग कॉस्ट है मल्टीप्लाइड बाय 1.5।
और आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 25% से डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जितनी भी करंट होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है, जितनी भी करंट होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है मल्टीप्लाइड बाई 0.75। सही है, 25% से कम करने का मतलब है मल्टीप्लाइड बाई 0.75। तो अगर आपने लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई 0.75 से डिवाइड किया है, तो आप राइट साइड ऑफ द इक्वेशन को भी यही करो, यानी कि 108 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 0.75। ठीक है, देखो मैंने किया क्या, मैंने लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन दोनों को चेंज किया। मैंने कहा मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट पता नहीं है लेकिन वो 50% से बढ़ रही है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पता नहीं है लेकिन वो 75% से कम 25% से कम हो रही है, तो 75% रह जाएगी। यानी कि लेफ्ट साइड को मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई किया और 0.75 से डिवाइड किया, यही काम मुझे राइट साइड के साथ करना पड़ेगा। तो ये क्या आया, ये आपने एडजस्ट कर दिया पुरानी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को, या आपने पुरानी होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट को एडजस्ट कर दिया। तो न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय न्यू होल्डिंग कॉस्ट कितना बनता है? न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय न्यू होल्डिंग कॉस्ट कितना बनता है मुन्ना? 108 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 0.75, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 बनता है 108 इंटू 2 इज 216। ये बड़ी एक समझने वाली बात है इस सवाल की, मुश्किल। ठीक है, नई होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट का रेशियो 216 होगा। न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय न्यू होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 216। अब आप अपना होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू डिमांड डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट अंडर रूट में, और आप इसको यूं लिख लो 2। अच्छा, अब इस पूरे की जगह होल्डिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट, इस पूरे की जगह आप 216 लिखो इंटू डिमांड, नई वाली डिमांड कितनी है 170 टू 800, और इसको अंडर रूट में ले जाओ। देखो ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किया ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, उस पूरे की जगह 216 लिखा है, क्योंकि इंडिविजुअली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट से आना चाहिए 216। क्या आंसर आता है इसको सॉल्व कर कर? एहतशाम, होल्डिंग कॉस्ट ईओक्यू का जो फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू डिमांड डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, उसमें सेफ्टी स्टॉक का इंक्रीज तो आना नहीं चाहिए ना। इस फॉर्मूले में जो चीज़ें आती हैं वो यूज़ करेंगे। तो आंसर क्या बनता है भाई, कोई बताएगा इसको सॉल्व कर कर? 8640 बन रहा, 8640। डन हो गया, सही है ना? अब आपने इस पार्ट, इन दोनों पार्ट्स को आपने, हाँ हाँ बोलो बोलो। रेशियो तो वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो वहां पे होना चाहिए 108.75 डिवाइड बाय 1.5 होना चाहिए था। तो आपने 1.5 क्यों कर दिया दोनों? 1.5 और 0.75 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बेटा देखो ये चीज़ समझ में आ गई। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 108, ये एक इक्वेशन था ना, ये एक इक्वेशन था ना। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1.5, दोनों साइड्स को 1.5 से मल्टीप्लाई करो। मैथ्स क्या कहती है, दोनों साइड्स को 1.5 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड्स को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने दोनों साइड्स को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों साइड्स को 0.75 से डिवाइड किया, ऐसे कर रहा हूं ना मैं। दोनों साइड्स के साथ 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 एक एक काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। दोनों साइड्स को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड्स को 0.75 से डिवाइड किया। सही है? सही है सर। आराम से ज़रा रिपीट करना इसको। अच्छा, आखिरी थियोरेटिकल पार्ट है, डिस्कस द प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग ईओक्यू अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर क्वांटिटीज। यानी कि ईओक्यू की कोई जी 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 बोलो सर। आखिरी पार्ट से मूव करने से पहले बस मैंने पूछना था कि सेफ्टी स्टॉक जब इंक्रीज होता है तो उसका होल्डिंग कॉस्ट पे भी इफेक्ट आता है ना सर? हाँ, होल्डिंग कॉस्ट पे ज़रूर आता है, लेकिन इससे तो हमसे ईओक्यू पूछा है ना नया वाला। यस सर, तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर पर हमारा यूनिट पे स्टॉक चेंज ऊपर नहीं जा रहा है, पड़ता। यानी कि एवरेज स्टॉक भी ऊपर जाएगा? नहीं नहीं, एवरेज स्टॉक ऊपर जाएगा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट चेंज होती है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट चेंज होती है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पे इम्पैक्ट थोड़ी आएगा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट चेंज होती है ना। राइट सर। सही है टोटल का फिर यूनिट पे नहीं आएगा इफेक्ट? बेटा, देखो एक 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 ये मिसाल सुन लो।
एक यूनिट को रखने की होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो 5 रुपये है, सही है। ऑर्डर साइज जो है वो लेट से 100 यूनिट्स है। तुम्हारी टोटल होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी बताओ? टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 100 डिवाइडेड बाई 2 50, 50 इंटू 5 250 आएगी, है ना। अब लेट से तुम डिसाइड कर ले तो मैं 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखूंगा। जब तुम 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो तुम्हारी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 5 ही रहेगी। जब तुम 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2, 100 यूनिट्स का तुम सेफ्टी स्टॉक रखते हो, लेकिन उसको मल्टीप्लाई तुम होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से ही करोगे ना। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहेगा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट ठीक चेंज है हो सर। जाएगी। यस सर, ठीक है, अच्छा, समझ आ गया सर, थैंक यू सर। आखिरी पार्ट में बोलते हैं डिस्कस द प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग द ईओक्यू अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर क्वांटिटीज। ईओक्यू की कोई प्रैक्टिकल लिमिटेशंस बताओ, क्या लिमिटेशंस है, कोई दिमाग में आती है? पहली लिमिटेशन ये है कि ये एज्यूम करता है, एज्यूम दैट डिमांड कैन बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। यानी कि आप इसमें डिमांड डालते हो ना इस फॉर्मूले में, अब वो डिमांड आपको थोड़ी पता है कि कितनी होगी डिमांड अगले साल। आप एज्यूम करते हो कि मुझे पता है भाई अगले साल इतने यूनिट्स बिकेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, असली दुनिया में ऐसा थोड़ी होता। दूसरा क्या है? एज्यूम्स दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ऑलवेज सेम। आप एज्यूम करते हो हर बार ऑर्डर मंगवाने के लिए जितने पैसे पे करने होंगे उतने ही हर बार पे करने होंगे। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है हर बार ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम हो भी सकती है, नहीं भी होगी, डिपेंड करता है, ठीक है। फिर इसी तरह से ये एज्यूम करता है, एज्यूम्स दैट होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज सेम। क्योंकि आप इस फॉर्मूले में होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट डालते हो वो एक ही अमाउंट डालते हो। इन रियलिटी ऐसा थोड़ी होगा, साल के दौरान जो है वो होल्डिंग कॉस्ट जो है पर यूनिट वो चेंज भी तो हो सकती है, बढ़ भी सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। होल्डिंग कॉस्ट में फाइनेंस कॉस्ट भी आती है, इंटरेस्ट के रेट्स चेंज हो गए तो ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एजम्पशंस आप लिख सकते हो। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दूंगा और ये जो है आप लोगों को पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी अभी दोबारा से वापस से सॉल्व करना है। और आई होप कि वो जो 12-13 लेक्चर्स ईओक्यू के पहले भी दिए थे वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। और मैं आप लोगों को एक और टेस्ट पेपर दे रहा हूँ जिसकी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं मज़ीद क्लास लगाऊंगा। और वो एक और जो टेस्ट पेपर होगा वो भी आप लोगों ने मुझे सॉल्व कर कर सबमिट करना होगा। अपना 100% दो। ऑब्वियसली नई चीज़ें होंगी बट ये है कि आपने ट्राई करने की कोशिश करनी है। तो अब मैं बस इस मीटिंग को एंड करने लगा हूँ। अगर किसी ने कोई डिस्कशन करनी है तो व्हाट्सएप पर कर सकता है और मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफिज सबको, सर। अल्लाह हाफ़िज़।